हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक यानी समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर 2 यानी सत्ता में समकालीन केंद्र को कवर करने वाले। तो आओ इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या, फिर हम पढ़ेंगे आशियान। ठीक है। आशियान के बाद क्या पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे चीन को। उसके बाद हम पढ़ेंगे जापान को। जापान पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जापान ही एक ऐसी कंट्री है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वॉर को, न्यूक्लियर वेपन को झेला, और उसके झेलने के बाद भी वो एक औद्योगिकरण की प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइज नेशन बन के उभरा। जापान के बाद हम पढ़ेंगे क्या, दक्षिण कोरिया। ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं यूरोपीय संघ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को आर्थिक आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनके समाधान के लिए इन देशों के नेताओं ने सकारात्मक सहयोग को, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी कॉन्टिनेंट को नुकसान हुआ तो वो यूरोप को ही हुआ। क्यों? यूरोप के देश आपस में ही लड़ने लगे। तो उन्होंने क्या करा कि भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा कि आपस में लड़के तो नुकसान ही है, जान का भी नुकसान और माल का भी नुकसान, यानी इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है, आर्थिक आर्थिक रूप से भी हम पिछड़ जा रहे हैं और हमारी जनता का भी नुकसान हो रहा है, लाइफ थ्रेट भी आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम सकारात्मक सहयोग की तरफ चलेंगे। सकारात्मक सहयोग के सिद्धांत और संस्थानों के आधार पर अपने आपसी संबंधों को पुनर्भाषित करने की दिशा में कदम उठाया कि भैया अब हम आपस में कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और आगे चलेंगे। 1945 के बाद शीत युद्ध ने भी यूरोपीय देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध में क्या कंपटीशन लगा हुआ था कि भैया यूएसआर के साथ कितनी कंट्रियां हैं, यूएसए के साथ कितनी कंट्रियां हैं। तो ईस्ट यूरोप यानी जो पूर्वी यूरोप था वो यूएसआर के साथ चला गया, जो वेस्ट यूरोप था वो अमेरिका के साथ चला गया। तो पढ़ेंगे अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी योजना के अंतर्गत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी ओईसी की स्थापना भी की गई। यानी ये याद रखना है कि 1948 में क्या बना, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन। और ये किसके अंडर बना था? ये मार्शल प्लान के अंडर बना था। अमेरिका ने नाटो के अंतर्गत एक सामूहिक सुरक्षा प्रणाली भी स्थापित की। अब मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान था आर्थिक पुनर्गठन के लिए यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, जबकि नाटो क्या था? नाटो था एक मिलिट्री प्लान यानी एक सैन्य समझौता की सिक्योरिटी के लिए। राजनीतिक सहयोग के रूप में यूरोपीय परिषद कब एस्टेब्लिश होती है? 1949 में। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय कब एस्टेब्लिश होता है? 1957 में। तो सबसे पहले 1948 में क्या था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। 1949 में क्या था? यूरोपीय परिषद। 1957 में क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ठीक है, तो ये याद रखना। और फाइनली 1992 में क्या आ जाता है? यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हो जाती है? 1992 में। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करता है, यानी एक बड़ा नेशन स्टेट की तरह काम करता है। यूरोपीय संघ का गठन यूरोपीय संघ के गठन से क्या हुआ कि साझा विदेश नीति और सुरक्षा नीति बनने लगी। कि भाई हम कंट्री इंडिविजुअल नहीं बनाएंगे, जो यूरोपियन यूनियन में बन जाएंगे वही बाकी सारी कंट्रियों पे चीजें लागू हो जाएंगी। आंतरिक मामलों और न्याय संबंधी मुद्दों पर सहयोग के लिए नीतियां बनाना आसान हो गया। यूरोपीय संघ ने अपनी मुद्रा यूरो, यानी उनके पास मुद्रा भी है, ध्वज भी है, राष्ट्रीय गान भी है और स्थापना दिवस भी है। हालांकि उन्होंने एक बार कोशिश भी की थी कि संविधान बना ले, बट वो उनकी जो कोशिश थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, वो सफल नहीं हो पाई। हालांकि यूरोपीय संघ का अपना संविधान बनाने का प्रयास सफल नहीं हो सका। अन्य देशों के साथ संबंधों के संदर्भ में यूरोपीय संघ ने एक साझा विदेश नीति और सुरक्षा नीति अपनाई है और नए सदस्यों को शामिल करके संघ के सहयोग क्षेत्र का विस्तार किया। नए सदस्य कौन से होंगे? नए सदस्य होंगे ये वाले जो पहले यूएसएसआर के साथ चले गए थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो आके आके नए सदस्य बनेंगे। तो अब देखते हैं यूरोपीय संघ का प्रभाव, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूरोपीय संघ के हम तीन प्रभाव पढ़ते हैं: आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव, और तीसरा क्या है? सैन्य प्रभाव। तो पहला हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रभाव। यूरोपीय संघ 2016 में 17 ट्रिलियन डॉलर से अधिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के साथ अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। क्यों खतरा बन सकती है? कि वह जब वो उसका वर्ल्ड ट्रेड में ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, जो विश्व व्यापार है उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, तो लोग क्या कहेंगे, भाई हम तो यूरो में ट्रेड कर लेंगे। तो इसलिए वो यूएस डॉलर के लिए भी एक थ्रेट बन सकती है, खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक है, जिससे यह अमेरिका और चीन के साथ व्यापार व्यापार विवादों में अधिक मुखर हो सकता है। क्योंकि भाई जब उसका पार्टिसिपेशन अधिक है तो वो ज़्यादा अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी डिमांड्स को ज़्यादा वोकल रख सकता है, ज़्यादा मुखर रूप से रख सकता है। इसका अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ साथ एशिया और अफ्रीका पर भी आर्थिक प्रभाव है। यह विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में एक महत्वपूर्ण गुट के रूप में भी कार्य करता है। तो ये इसके आर्थिक प्रभाव है। राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
फ्रांस। तो यानी टोटल कितने मेंबर होते हैं? 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो परमानेंट मेंबर वो होते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनके पास वीटो पावर होती है। तो उसमें से यूरोप का भी एक कंट्री है फ्रांस। पहले ब्रिटेन भी हुआ करता था, बट जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया, यूरोपीय संघ से एग्जिट कर गया, तो उसके बाद से फ्रांस बचा है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट रखता है। और कई अस्थायी सदस्यों के कारण यूरोपीय संघ का राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी है। यूरोपीय संघ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के वर्तमान रुख जैसी कुछ अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम है। मानव अधिकारों और पर्यावरण प्रदूषण पर चीन के साथ हुए संवाद की तरह इसकी कूटनीति और आर्थिक निवेश की वार्ताएं प्रभावी है। कूटनीति क्या होता है कि डायरेक्ट आप मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे, इन्वेस्टमेंट करके, इकोनॉमिक एंगेजमेंट करके, कि आर्थिक रूप से सामने वाली कंट्री को एंगेज करें और बातचीत से समझाएं। ये नहीं है कि भाई अगर बात नहीं मान रहा तो मिलिट्री भेज दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं कूटनीति करना। ठीक है, आगे क्या है? सैन्य प्रभाव। यूरोपीय संघ की संयुक्त सशस्त्र सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और रक्षा पर कुल खर्च के मामले में भी ये दूसरे नंबर पे आता है। किसके बाद? अमेरिका के बाद। फ्रांस के पास 335 परमाणु हथियारों का जखीरा है। ये अंतरिक्ष और संचार प्रौद्योगिकी का विश्व का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यानी फ्रांस की जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो वो है, या आईटी टेक्नोलॉजी जो है, जो प्रौद्योगिकी है, वो काफी ज्यादा एडवांस है। अब ये तो थी इसके प्रभाव पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं? कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को प्रभावित करने में सक्षम है, लेकिन इसके सदस्य देश की अपनी अपनी विदेश और सुरक्षा नीति होने के कारण अक्सर उनके बीच मतभेद भी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इराक पर अमेरिकी हमले में अमेरिका का समर्थन किया, जबकि जर्मनी और फ्रांस ने इसके खिलाफ थे। भैया जर्मनी और फ्रांस कह रहे हैं कि नहीं, आपको अटैक नहीं करना चाहिए। तो जबकि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तो ईयू के मेंबर थे तब, तो इन सब की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो सेम होनी चाहिए। बट कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाती है, एक दूसरे के अपोजिट भी हो जाती है। यूरो मुद्रा की शुरुआत को लेकर यूरोप के कुछ हिस्सों में भी असहमति थी, जिसके कारण पूर्वी ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से बाहर रखा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क और स्वीडन ने मैस्ट्रिक्ट संधि और साझा यूरोपीय मुद्रा यूरो को अपनाने का भी विरोध किया। ठीक है, तो ये एक बार मैप देख लेना है। जो ये ऑरेंज वाली कंट्रीज हैं कौन सी हैं? जो पहले यूएसआर का पार्ट थी और बाद में यूरोपियन यूनियन के साथ आना चाहते हैं, और ये क्या पुराने सदस्य हैं। यहाँ पे हमें 1 अप्रैल 1915 वाली डेट याद रखने के। यहाँ पे 6 यूरोपीय देश आए। कौन कौन से? फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन्होंने क्या बनाया? यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय। ठीक है, इसके बाद हमें क्या याद रखना है? इसके बाद हमें याद रखना क्या? ये 1992 वाली के यूरोपीय संघ के गठन के लिए मैस्ट्रिक्ट संधि पर दस्तखत हुए। जून 1979 यहाँ पे क्या होगा? यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स हैं, याद रखना। बाकी एक बार आप सबको तो रीड करना ही करना है। आ जाओ, अब पढ़ते हैं आसियान। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उसके द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और यूरोपीय देशों का एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी थी, जिसके कारण इस क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक शोषण हुआ। परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण एशिया को राष्ट्र निर्माण, यानी अपना स्टेट नेशन डेवलप करना है, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब इन्होंने कहा कि भैया कि इन समस्याओं का सामना हम कैसे करें? तो इन्होंने क्या कहा कि भैया एक हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पहले इन्होंने बांगलुंग सम्मेलन और नॉन अलाइनमेंट में भी देखा, उससे कोई इतना आउटपुट मिला नहीं। तो उन्होंने कहा क्या भैया कि हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ही एक संगठन बनाते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकली एक दूसरे को हेल्प करेगी। तो बांगलुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसी वो अनौपचारिक प्रयास भी एशिया और तीसरी दुनिया के देशों के बीच एकता स्थापित करने में अधिक सफल नहीं रहे। अंततः इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए याद रखना है, 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र, एक तो ये ईयर याद रखना है 1967, और एक याद रखना है बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन की क्या की? स्थापना। और हस्ताक्षरकर्ता में 5 देश थे। 5 देशों के नाम याद होने चाहिए। फाउंडिंग मेंबर्स कौन है आसियान के? तो फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये याद होने चाहिए, फाउंडिंग मेंबर्स है। लेकिन बाद के वर्षों में ब्रुनई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, कंबोडिया के शामिल हो जाने से टोटल कितने मेंबर्स हो गए इसमें? 10। तो आसियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं। वर्ष 1995 में आसियान के सदस्यों ने दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु और अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त क्षेत्र बनाए रखने की एक संकल्प लिया। रखने के लिए एक परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के समझौते पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। आसियान ने 1997 में विजन 2020 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि आसियान तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक क्षेत्रीय संगठन है, बट उन्होंने बोला कि हम क्षेत्रीय संगठन के साथ साथ अब एक वैश्विक संगठन के रूप में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना की, जिसमें 3 स्तंभ शामिल हैं। इनको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय।
अब आसियान को उद्देश्य क्या थे? किसी भी क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य सबसे पहला क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, फिर सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन करना है, कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, फाइट नहीं होने देनी है। तो ये किसी भी क्षेत्रीय संगठन का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को गति देना। अगला क्या है? न्याय और विधि के शासन तथा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। कि भैया फाइट नहीं करनी, हम कानून को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी या वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में साझा हितों के मामलों पर सक्रिय सहयोग करेंगे, कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे और पारस्परिक सहायता को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। आसियान देशों ने औपचारिक गैर टकरावपूर्ण, यानी ये याद रखना है, अनौपचारिक गैर टकरावपूर्ण के फाइट नहीं करनी। अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो जा रही है तो बातचीत से सोल्व करेंगे। गैर टकरावपूर्ण सहयोगात्मक संपर्क के रूप में जाने जाने वाली आसियान पद्धति यानी आसियान की सराहना की है। आसियान का कामकाज राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान पर निर्भर करता है, यानी वो जो संप्रभुता है, जो सोवरेनिटी है, उनके उनको रेस्पेक्ट करेगा। और ये इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही बनता है। आसियान समुदाय के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? सबसे पहला आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, फिर है आसियान सुरक्षा समुदाय, और फिर क्या है? आसियान आर्थिक समुदाय। तो आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य जन केंद्रित, यानी जो भी पॉलिसीज बनेंगी वो पीपल सेंट्रिक बनेंगी, जल केंद्रित, पर्यावरण के अनुकूल और सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? कि हमें आज की जरूरतों को तो पूरा करना ही है, करना है संसाधनों की मदद से, पर संसाधनों का इतना शोषण नहीं करना है, उनका इतना इस्तेमाल नहीं करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बचे ही ना। तो उसी को बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास को बढ़ावा देने वाली सहयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, ताकि आसियान में नई और उभरती चुनौतियों का सामना किया जा सके। आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय की स्थापना क्षेत्रीय विवादों से बचने, यानी कोई हम रीजनल कंफ्लिक्ट नहीं होने देंगे, क्षेत्रीय विवादों से बचने की अवधारणा पर आधारित थी, ताकि वे सशस्त्र संघर्ष में ना बदल जाए। अगर आपस में कोई कन्फ्रंटेशन होती है, कोई मनमुटाव होता भी है, तो उसको बातचीत से सोल्व करना है। ये नहीं है कि कुछ मनमुटाव हो तो फट से आर्मी उतार दी और फाइटिंग कर रही, नहीं। आसियान के कई समझौते लागू हैं, जिनके तहत सदस्य देशों ने शांति, तटस्थता, सहयोग और गैर हस्तक्षेप और राष्ट्रीय मतभेदों तथा संप्रभु अधिकारों के सम्मान को बनाए रखने का वादा किया कि भैया हम इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आपका देश का कोई आंतरिक मुद्दा है तो हम उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। सुरक्षा और विदेश नीति के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के लिए 1994 में क्या बना? आसियान क्षेत्रीय मंच, यानी ARF, आसियान रीजनल फोरम की स्थापना की गई थी। आसियान आर्थिक समुदाय क्या है? कि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता के लिए आसियान देशों के भीतर एक साझा बाजार और उत्पादन आधार बनाना है। कि मान लो कोई भी चीज इन 10 कंट्रीज में कहीं भी प्रोड्यूस हो तो वो कहीं भी बिक सकती है, कहीं भी प्रोड्यूस हो रही है तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। आर्थिक विवादों के समाधान के लिए मौजूदा आसियान विवाद निपटान तंत्र में सुधार करना है। कि अगर कोई ट्रेड को लेके, टैक्स को लेके कोई कन्फ्रंटेशन है, कोई मनमुटाव आ रहा है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए हमने क्या करा? कि आसियान विवाद निपटान तंत्र में सुधार करना है। निवेश, श्रम और सेवाओं के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी FTA, फ्री ट्रेड एरिया। ये फ्री ट्रेड एरियाज वो होते हैं जहाँ पे टैक्स बैरियर्स रिड्यूस कर देती है कोई गवर्नमेंट, का निर्माण करना है। ये एक बार मैप है, इस मैप को ध्यान में रखना। यहाँ पे एरी कंट्रीज, थाईलैंड, कहाँ गया? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो ये कौन है? ये 5 कौन सी है फाउंडिंग मेंबर, यानी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो ये क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। कब फाउंड हुए थे? 1967 में। और कौन से डिक्लेरेशन से? बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, इस डिक्लेरेशन से उनका फाउंडेशन होता है। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम चीन के बारे में पढ़ेंगे। अब चीन को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? चीन को पढ़ना इतना जरूरी इसलिए है कि चीन ने आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से की। और आर्थिक विकास तो किया, आर्थिक प्रगति तो की, बट उस आर्थिक प्रगति का जो रिजल्ट आया, जो आउटपुट आया, वो चाइना में यूनिफॉर्म नहीं आया। कुछ एरियाज में तो उसका आउटपुट ज्यादा लोगों को मिला, कुछ एरियाज में बिल्कुल भी नहीं मिला। तो इसलिए चीन को पढ़ना जरूरी है। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई कम्युनिस्ट क्रांति के बाद चीन की अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी। यानी जैसे सोवियत मॉडल क्या था? स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, के सब कुछ राज्य ही कंट्रोल करेगा, राज्य ही नियंत्रित करेगा, आधारित थी। और पूंजीवादी जगत में इसका कोई संबंध नहीं था, यानी हम कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। प्रारंभिक दौर में सोवियत रूस ने चीन के विकास में सहयोग दिया, जिसके आधार पर चीन ने कृषि से प्राप्त पूंजी का उपयोग सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग स्थापित करने में करके अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए किया। कि भैया जो कृषि से पैसा जनरेट हो रहा है उससे हम औद्योगिकरण कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। इसने अपने नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण की योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का भी प्रयास किया। जैसे USSR में होता था ना कि नो वन इज अनएम्प्लॉयड, किसी कोई बेरोजगार नहीं होगा, सबको रोजगार मिलेगा, एक बेसिक लिविंग कंडीशन सबको मिलेगी,
जीवन जीने की जो बेसिक सुविधाएं वो सबको मिल रही है। तो वही वाला फॉर्मूला कौन अपना रहा है? वही वाला फॉर्मूला चाइना अपना रहा है। चीन अर्थव्यवस्था 5 to 6% यानी 5 से 6% की दर से बढ़ रही थी, लेकिन उसकी पॉपुलेशन 2 to 3% बढ़ रही थी। तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ को, इस पॉपुलेशन ग्रोथ ने न्यूट्रलाइज कर दिया कि भैया और तेजी से बढ़ना पड़ेगा अगर आपको कोई फाइनल आउटपुट अटेन करना है। तो कि तीव्र वार्षिक जनसंख्या वृद्धि इस विकास दर को कम कर रही थी। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा विकास प्रक्रिया से लाभान्वित नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग कहाँ कर कृषि कर रहे हैं और कृषि से होने वाली आय उद्योगों के लिए पर्याप्त पूंजी और कच्चा माल प्रदान करने में सक्षम नहीं थी। तो इन सबको चीज़ों को रिजोल्व करने के लिए चाइना क्या करेगा कि भैया ये जो यूएसआर वाली दिक्कत है इनको दूर करना है, हमें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाना ही पड़ेगा, कैपिटलिज्म की तरफ जाना ही पड़ेगा। पर शोक थेरेपी की तरह नहीं जाना कि एकदम से सब कुछ खोल देना, गैराज सेल कर देना, नहीं, धीरे धीरे प्लान वे में अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है। चीन को राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कारण भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे यूएसआर को करना पड़ा था। विदेशी व्यापार में चीन की हिस्सेदारी बहुत कम थी और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए क्या हुआ कि चीन की एक नई आर्थिक नीति आती है। क्या आती है कि चीन ने 1970 के दशक में अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए और 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंध क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। प्रधानमंत्री जोऊ एनलाई ने 1973 में क्या किया है, कृषि, उद्योग, सैन्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में क्या किया, आधुनिकरण लाने के लिए, कि इनको मॉडर्नाइज करना है। तो ये याद रखना है, 1973 में जोऊ एनलाई ने क्या करा है, कृषि, उद्योग, सेना और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उसमें मॉडर्नाइजेशन करना है, आधुनिकरण करना है। चीन में आर्थिक सुधारों के लिए खुली द्वार नीति, ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है, कोई भी आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, तो उसको बोला गया ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने की, 1978 में। तत्कालीन नेता कौन थे, डेन जियाओपिंग ने की। तो ये नाम याद होने चाहिए और ईयर याद होना चाहिए। विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम से उच्च उत्पादकता प्राप्त करना चीन सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया कि भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हम चीज़ों को इंप्रूव करेंगे। चीन ने यह भी याद रखना कि 1982 में कृषि का निजीकरण और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया है। विदेशी निवेशों के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो निर्यात के लिए बनती है, एक्सपोर्ट के लिए बनेंगी। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में समटाइम्स सरकारें आपको रियायतें भी देती हैं कि सस्ते दामों पे ज़मीन दे देना, टैक्स रिलीफ दे देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जहाँ सभी व्यापार बाधाएं हटा दी गई। चीन ने अपने तरीके से बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसके लिए चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला, न कि अचानक बड़े बदलाव की, जैसे यूएसआर ने किए थे, फट से ओपन गैराज सेल कर दी, शॉक थेरेपी के अंडर सारे ही जितनी भी फैक्ट्री थी सब एक साथ ही बिक दी। नहीं, इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया। तो जिससे क्या हुआ कि आउटपुट देखने को भी मिला और इकोनॉमिक बैलेंस भी बना। अब नई आर्थिक नीति के क्या प्रभाव पड़े कि कृषि के निजीकरण ने उत्पादन को प्रोत्साहित किया, जिससे कृषि की उपज और ग्रामीण की आय में वृद्धि हुई। जब ग्रामीण आय में वृद्धि होगी तो वो पैसा सेव भी करेंगे, जब सेव करेंगे तो उसी पैसे को गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाने में भी यूज कर सकते हैं, लोन के रूप में, कि लोगों को लोन मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत के कारण ग्रामीण उद्योग की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि और उद्योग दोनों में तेजी से वृद्धि हुई। चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विश्व का सबसे आकर्षक गंतव्य बनकर उभरा। नए व्यापार कानूनों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेशी व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होने के कारण चीन वर्तमान में अन्य देशों में निवेश कर रहा है, कि अब उनके पास इतना एक्सेसिव विदेशी मुद्रा भंडार है ना, यूएस डॉलर का रिजर्व है उनके पास, कि वो बाकी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलने के उद्देश्य से चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया। चीन की वर्तमान रणनीति विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना और विश्व व्यवस्था को अपने पक्ष में डालना है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग पावर हो गया है कि वो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर सके। नई आर्थिक नीति के परिणाम क्या है, कि रिजल्ट्स क्या क्या है। तो नई आर्थिक नीति के लागू होने से चीन की अर्थव्यवस्था में प्रगति हुई, लेकिन इस प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग को नहीं मिला, कि जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, जो सी के पास कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, कि भैया उनको तो तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनको तो इसका फायदा मिला। बट जो हिंटरलैंड यानी इस देश में अंदर की तरफ रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो उतना कोई ना शिक्षा है ना अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे उसका कोई फायदा नहीं मिला। नए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर में वृद्धि होगी, यानी रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा है। इस आर्थिक विकास के कारण भ्रष्टाचार और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई, कि भैया एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जब फैक्ट्री लेंगे तो एनवायरमेंट पोल्यूशन तो होगा ही ना। चीन वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा और अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ उसका जुड़ाव लगातार बढ़ता गया, जिसके कारण चीन उन सभी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में इसकी स्थिति में आ गया, कि भैया अब मान लो हम किसी को कोई प्रोडक्ट बेचेंगे और वो सिर्फ हमसे ही खरीद रहा है और हमसे ही खरीद सकता है, कि जितना सस्ता हम बेच रहे हैं, तो भैया फिर मैं कोई कुछ ना कुछ तो डोमिनेंस उसके ऊपर दिखाऊंगा ही ना, कि भैया वो मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। तो ऐसे ही चीन ने भी किया।
जापान, अमेरिका, आसियान और रूस जैसे देश चीन के साथ व्यापार के कारण अन्य विवादों को नजरअंदाज करते रहते हैं कि भैया चलो व्यापार तो चल ही रहा है, बाकी आइडियोलॉजिकल सिचुएशन जो है या टेरिटरी को लेके कोई एरिया को लेकर कोई डिस्प्यूट है, चलो उसको शांत रख के व्यापार बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जापान के बारे में। परमाणु बम विस्फोटों की तबाही झेलने वाला जापान एकमात्र देश था। वर्ष, ये ईयर याद होना चाहिए कि वर्ष 1964 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी में शामिल हो गया। 2017 में यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश था। G7 का सदस्य है, एकमात्र एशियाई देश है। G7 इज द मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड, तो उनका सदस्य जापान भी है। जापान संयुक्त राष्ट्र बजट में 10% का योगदान देता है। जापान 1951 से संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका की रणनीतिक सुरक्षा साझेदार है, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, कि उनको अपने यहाँ की लोकेशन भी देता है, एरिया भी देता है, और अमेरिका कहते हैं भैया आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। यद्यपि जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1% है, फिर भी यह विश्व में 7वां सबसे बड़ा खर्च है। जापानी संविधान के अनुच्छेद 9, ये याद होना चाहिए, इसमें क्या करते हैं कि वॉर को डिनाउंस कर देते हैं कि भैया हम वो युद्ध वुद्ध नहीं करेंगे, नाम सेना रखेंगे, हम तो अगर कुछ मन मुटाव होता है तो बातचीत से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जापानी लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के साधन के रूप में बल का प्रयोग या धमकी का हमेशा के लिए क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो ये आर्टिकल 9 याद होना चाहिए। दक्षिण कोरिया, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को 38वें अक्षांश, यानी अगर हम ग्लोब पे पढ़े तो अक्षांश यानी जो वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में 38 डिग्री पे उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया और उसके नीचे दक्षिण कोरिया। 38 अक्षांश रेखा के आधार पर दक्षिण कोरिया कोरियाई गणराज्य और उत्तरी कोरिया यानी कोरिया लोकतांत्रिक जनगणराज्य में विभाजित किया गया था। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों अंततः 17 सितंबर 1991 में, याद रखना डेट, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। 1960 और 1980 के दशक के दौरान दक्षिण कोरिया ने सभी सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में तीव्र विकास का अनुभव किया, जिसे हान नदी पर चमत्कार, ये को हम क्वेश्चन आंसर में कवर करेंगे, जिसे हान नदी पर चमत्कार के रूप में भी जाना जाता है। हान इज अ मेन रिवर ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की मुख्य रिवर है हान रिवर, और उसके आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर भी हुआ, तो इसलिए उसे हान रिवर का मेरेकल है, चमत्कार ही बोलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपने समग्र विकास क्या होता है, किसी एक एरिया का डेवलपमेंट नहीं करना, कंप्लीट डेवलपमेंट करना है, समाज में रहने वाले हर लोगों तक वो विकास पहुंचना चाहिए। समग्र विकास के कारण यह 1996 में ओईसीडी का सदस्य बन गया, ये याद रखना चाहिए। 1996 में ये बनता है, ओईसीडी का सदस्य बनता है कौन, दक्षिण कोरिया, और 1964 में कौन बनता है, जापान। 2017 तक दक्षिण कोरिया विश्व में 10वां सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला और 11वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। सफल भूमि सुधार, यानी अपने इन्होंने लैंड को बच्चे के ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास और तीव्र न्याय संगत आर्थिक विकास दक्षिण कोरिया के उच्च स्तर के मानव विकास का मुख्य कारक रहे। दक्षिण कोरिया के विकास में योगदान देने वाले अन्य कारक क्या हैं कि निर्यात दिशा निर्देश, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज, मजबूत पुनर्वितरण नीतियां, यानी जो चीजें हम कमाए, जो इकोनॉमिक मान लो हमने जो अर्निंग करी उसको कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी है। सार्वजनिक अवसंरचना, यानी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन, इन सब चीज़ों की वजह से दक्षिण कोरिया क्या बन जाता है, एक डेवलप्ड नेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये था चैप्टर 2 जिसको हमने कवर कर लिया। जल्दी हम बाकी चैप्टर भी कवर करेंगे और इनके सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपलोड करेंगे। जब तक आप क्या करें कि ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक मिल जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको एक बार रिवाइज करते रहें, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आंसर याद करने में, रिवाइज करने में हमको थोड़ा आसानी हो जाएगी।